जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ अनदर सोलो क्लास कंबाइंड P3 P1 दोनों की क्लास है। हर क्वेश्चन से पहले मैं बताऊंगा कि किसका है, एएस का या ए2 का। हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। दिस इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5 ऑफ एएस, और अब इसका मेजॉरिटी हिस्सा ए2 में आ चुके हैं, उनका भी यूनिट 5 बनता है। So let's see now. When is a balance of trade deficit likely to be considered a particularly difficult problem for a country? आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी एक्सपोर्ट्स ऑफ goods is more than less than import of goods, तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी इसमें शामिल होती हैं एट टाइम्स। तो ये डेफिसिट में है, लेकिन वो कहता है कब ये कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। तो बेटे पहला ही ऑप्शन ए ठीक है, व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स हैं, सिमिलर हैं हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के, लेकिन डेफिसिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं इंपोर्ट्स को लोकल गुड्स से। इससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट फैलने का खतरा है। Option B, C, D are actually good for the country. When the imported goods are items of capital equipment, हमने अपना मशीनरी वगैरह मंगवाई है, टेक्नोलॉजी मंगवाई है। अभी के लिए तो डेफिसिट होगा, लेकिन फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे जब वो मशीनरी गुड्स बनाना शुरू कर देगी। When the imported goods are the raw material for exports, ये भी बुरी बात नहीं, हमने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, उससे डेफिसिट हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट्स जब करेंगे तो उससे वापस हमारा वो डेफिसिट कवर होकर सरप्लस में जा सकता है। व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स आर टू कवर अ टेम्पररी शॉर्टेज, ये भी शॉर्ट रन का मसला है। टेम्पररी शॉर्टेज थी फूड की या किसी चीज़ की, हमने इंपोर्ट कर लिया, ये डेफिसिट खुद ही ठीक हो जाएगा, बाद में वो शॉर्टेज कंप्लीट है। ए ऑप्शन करेक्ट। अब हम चलते हैं 24 पे। अच्छा, मैं बताना भूल गया था, पहला वाला क्वेश्चन एएस के लिए भी है और ए2 के लिए भी। 24 सिर्फ ए2 के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का क्वेश्चन है। A UK resident buys shares in a Spanish economy company. What will be the immediate and subsequent effects on the UK balance of payment? एक यूनाइटेड किंगडम के आदमी ने स्पेनिश कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। वक्ती तौर पे कहाँ रिकॉर्ड होगा? पैसा मुल्क से बाहर गया, फाइनेंशियल अकाउंट में हमने डेबिट कर देना है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में। ऑप्शन सी एंड डी अब हमारे पास बच गई। लेकिन जब यूके वाले को बाहर से डिविडेंड आएंगे उन शेयर्स पे, वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में, प्रॉफिट सेक्शन के सामने। सो सी, इमीडिएट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, डेबिट, मुल्क से पैसा आ गया है, हर साल डिविडेंड आएंगे, हम करंट अकाउंट में क्रेडिट करते रहेंगे। फाइनेंशियल और क्रेडिट का लिंक मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, तो इसको अच्छी तरह रखिएगा। ऑल एंट्रीज इन फाइनेंशियल अकाउंट ब्रिंग इफेक्ट ऑन करंट अकाउंट ऑन अ परमानेंट बेसिस, हर साल उसके ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे एक फैक्ट्री पाकिस्तान की कंपनी ने बाहर लगाई, वक्ती तौर पे फाइनेंशियल अकाउंट में हम डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर देंगे, पैसा मुल्क से बाहर गया, लेकिन जब वो प्रॉफिट हर साल भेजेंगे तो प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में हम करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट के सेक्शन के सामने। The table gives detail of some parts of country's balance of payment. In which year did the country have its largest deficit? ये मेरा बेटा AS का भी है और A2 का भी, क्योंकि करंट अकाउंट दोनों ने पढ़ा है। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे एक की चीज़ है, in which year did the country have its largest trade deficits? तो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ नेट इनकम एंड ट्रांसफर यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स, ये थर्ड कॉलम करंट अकाउंट का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अब हर ऑप्शन में हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स निकालेंगे, देखेंगे कहाँ डेफिसिट है। ए में तो सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स 3914 की और इंपोर्ट सिर्फ 3005 की हैं। बी में डेफिसिट है 3950, एक्सपोर्ट है 4073, इंपोर्ट है, ये तकरीबन बन जाएगा 123 का डेफिसिट। सी में डेफिसिट है लेकिन सिर्फ 4774 माइनस 4781, इंपोर्ट्स जो है सिर्फ 7 का डेफिसिट है, जबकि डी में सरप्लस है। तो ऑप्शन बी, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ कि मेरी कैलकुलेशन जो मेंटली की है ठीक है कि नहीं। यस, ऑप्शन बी 3950 माइनस 4073, 123 का डेफिसिट है। सी में छोटा डेफिसिट है, तो उसने कहा था लार्जेस्ट डेफिसिट ट्रेड का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस, वो ऑप्शन बी है, जबकि ए और डी में सरप्लसेस थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये दोनों का है, ए एस और A2 का। ये क्वेश्चन जी ये भी दोनों का है, AS A2। व्हाट वुड लीड अ कंट्री टू मूव फ्रॉम अ सरप्लस
टू अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट यानी ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इनके बैलेंसेस, उसके बाद प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मुल्क में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, अर्नड इनकम्स, और सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स जो अनअर्नड इनकम्स होती हैं, यानी गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी, एड, फॉरेन एड जो होती है, और ओवरसीज स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन देयर एम्बेसीज एंड स्टफ, ये सब कुछ मिला के बैलेंस। तो वो कहते हैं सरप्लस से डेफिसिट में हम कैसे जाएंगे। ए depreciating exchange rate combined with a high rate of inflation and falling productivity। डेप्रीसिएशन से तो करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा मजीद, बिकॉज एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यस, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, इंपोर्ट सस्ती, और फॉलिंग प्रोडक्टिविटी से भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी। पॉसिबल है, दो नेगेटिव्स हैं, एक पॉजिटिव है। डेप्रिसिएशन से करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन और फॉलिंग प्रोडक्टिविटी से डेफिसिट में जा सकता है, तो उसको हम ज़रा इंपॉर्टेंट करके, प्रायोरिटी करके एक साइड पर रख देते हैं। बी, depreciating exchange rate combined with low inflation and rising productivity, ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें तो करंट अकाउंट सरप्लस में इजाफा होगा, करेंसी भी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स महंगी, सस्ती, और इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं। इन्फ्लेशन भी कम है, एक्सपोर्ट सस्ती और इंपोर्ट्स महंगी हो रही है। प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, हमारी लोकल प्रोडक्ट सस्ती हो रही है, एक्सपोर्ट्स सस्ती हो रही हैं, और इंपोर्ट्स महंगी लगेंगी क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, कॉस्ट कम होने की वजह से सस्ती हो रही है। अब देखते हैं जी, सी, एन अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट कंबाइंड विद अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड फॉलिंग प्रोडक्टिविटी, ये तीनों नेगेटिव हैं। करेंसी भी अप्रिशिएट हो रही है, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, उससे भी डेफिसिट होगा सरप्लस से। इन्फ्लेशन ज़्यादा है बाहर के मुल्कों से, अगर उससे भी एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती। प्रोडक्टिविटी फॉल होने से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती। तीनों केसेस में डी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से चेक कर रहा हूँ, 26 का सी है। सो लेट्स मूव ऑन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 27, ये इसके 44 क्वेश्चन, मैं स्पीड लगा रहा हूँ। विच इंटरनल, बहरहाल मैंने दोबारा ये बताया था, ये बताया नहीं था शायद, ये क्वेश्चन भी दोनों का है क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड है, AS A2 दोनों का क्वेश्चन है। 27, which international transaction is correctly matched to the part of balance of payment account in which it is recorded। अब मेरा बेटा ये सिर्फ A2 का है क्योंकि आप लोग करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल तीनों अकाउंट्स पढ़ते हो। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन, उनका मैच देखते हैं। ए, द आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम नेशनल रिजर्व्स टू फॉरेन रेजिडेंट्स, ये बैलेंसिंग आइटम के साथ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बैलेंसिंग आइटम क्या है जी, जब हमने सारे अकाउंट रिकॉर्ड कर लिए, करंट, कैपिटल, फाइनेंशियल, और बैलेंसिंग एंट्री भी कर दी, रिजर्व्स उठा के डेबिट क्रेडिट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ मिलियन से डेफिसिट या सरप्लस है, तो उसको हम ह्यूमन एरर्स एंड ओमिशन की एंट्री डालते हैं, वो बैलेंसिंग आइटम होता है। इस केस में नेशनल रिजर्व से फॉरेन रेजिडेंट्स को पैसे भेजे गए हैं, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है बैलेंसिंग आइटम से, वो तो एक ह्यूमन एरर्स की एंट्री है। बी, प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू फॉरेन कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्शन। सर्विसेज का रिकॉर्ड हम ट्रेड इन सर्विसेज में करंट अकाउंट में करते हैं, ये एक किस्म की एक्सपोर्ट है यहाँ पे, तो फाइनेंशियल अकाउंट में वन टाइम ट्रांजैक्शंस आती हैं। अगर कोई पैसा वो कहता है ना कि हमारे बैंक्स में आ रहा है, हमारा पैसा बाहर के बैंक्स में जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल में होता है। परचेज ऑफ शेयर्स इन फॉरेन बैंक्स, शेयर्स फॉरेन बैंक्स में खरीदे जाने, ये फाइनेंशियल अकाउंट का हिस्सा है क्योंकि उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हेड में। अगर हम बाहर की कंपनीज के शेयर लें तो पैसा मुल्क से बाहर जाता है, उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर बाहर वाले हमारे शेयर खरीदें क्रेडिट करते हैं, और उसका जो डिविडेंड है वो हम करंट अकाउंट में प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में प्रॉफिट के सामने रिकॉर्ड करते हैं। डी सही होनी चाहिए, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू फॉरेन कंपनीज, इनकम सेक्शन, प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड होते हैं, ये क्रेडिट हो जाएगा वहाँ पे। डी एज इन डेविड इज करेक्ट ऑप्शन, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, यस इज करेक्ट। जी लेट्स मूव ऑन। What might explain an increase in the volume of a country's import? Number of imports बढ़ रही हैं, volume, value नहीं। Appreciation of a country's exchange rate, हमारा exchange rate बढ़ा, हमने imports ज़्यादा की, लेकिन डिपेंड करेगा कि भाई ये इलास्टिसिटी क्या थी, तो ए 100% नहीं है। अगर डिमांड इन इलास्टिक थी तो फिर भी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ेगा, तो शायद यही अच्छी सही ऑप्शन है, लेकिन लेट्स वेट। इंक्रीज इन कंट्रीज टैरिफ, टैरिफ लगे तो हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल गलत है।
रिसेशन इन द कंट्री से हमारी इनकम्स गिरेंगी, हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। राइज इन कंट्रीज रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिस्पोजेबल इनकम गिरी, हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ए ही करेक्ट ऑप्शन है, अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज एक्सचेंज रेट। मैं इलास्टिसिटी के चक्कर में पड़ गया था। इवन इन इलास्टिक डिमांड भी हो तो इम्पोर्ट्स पहले से तो ज़्यादा खरीदेंगे ना, प्रोपोर्शनेटली प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी और सस्ती होगी, और इम्पोर्ट्स ज़रा कम बढ़ेंगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ेगा, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर का कंफर्म नहीं है। मैं ज़रा देख लूँ, 28 ए ही है, बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। 29. What is most likely consequence of an increase in a country's balance of payment deficit? पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है। तो पिछले वाला क्वेश्चन बाय द वे आपका जो है ए एस का और A2 दोनों का था। 29 जो है, लेट्स सी किसका है ये। मैं क्वेश्चन एक बार देख लूँ। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम विद इन कंट्री, ये भी दोनों का है, AS A2 का। वो पूछ क्या रहा है जी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। हमारा डेफिसिट हुआ है, उसका रिजल्ट पूछ रहा है, उसके कॉज नहीं पूछ रहा, कॉन्सिक्वेंस। एन इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, डेफिसिट हो जब हमारा करंट अकाउंट तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड मीनिंग कम है, इंपोर्ट्स की ज़्यादा है। करेंसी की डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, वो तो डेप्रीशिएट होगी, तो ए रिजेक्ट हो गई। एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम विद इन द कंट्री, नहीं भाई, एक्स माइनस एम वाला पार्ट एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव में जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम गिरेगी, दोनों रिजेक्टेड। रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी विद इन द कंट्री, ये बात सही हो सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मींस इंपोर्ट्स के लिए पैसा ज़्यादा जा रहा है, एक्सपोर्ट से पैसा कम आ रहा है, सी शुड बी करेक्ट, लेकिन लेट्स सी। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, नहीं डेफिसिट है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स कम बिक रही हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं आपके मुल्क में, तो लोकल फर्म्स की डिमांड कम हो रही है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट लेट्स चेक। ये देखिए उसने बना भी दिया ग्राफ एक किस्म का, ठीक है, तो इसको ज़रा खुद देख लीजिएगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा। नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का शायद हमने पहले भी किया था, इसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों से। द टेबल शोज, ये भी दोनों का है जी, AS A2 का। टेबल शोज द बैलेंस इन मिलियन डॉलर्स फॉर 4 आइटम्स इन अ कंट्रीज करंट अकाउंट फॉर 2 years। ईयर 1 में बैलेंस दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, सब कुछ पूरा करंट अकाउंट दिया है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चेंजेस बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2? दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं देखता हूँ ऑप्शन और फिर मैं जाके टैली करता हूँ। आप लोग पहले सब कैलकुलेट करते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। ऑप्शन देख के टैली करना आसान है ऐसे क्वेश्चन को। ए देखें, इनकम हैज मूव्ड फ्रॉम अ नेट इनफ्लो टू अ नेट आउटफ्लो। ईयर 1 में इनकम -3 था, मींस नेट आउटफ्लो थी, उसने उल्टा लिख दिया, नेट आउटफ्लो से नेट इनफ्लो में ईयर 2 पे आए हैं, 12 नेट इनफ्लो पॉजिटिव होगी, तो ये ए ऑप्शन गलत। B, the difference between the value of exported and imported services has increased, ये बात ठीक है। ईयर 1 में 84 सरप्लस था, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की वैल्यू अब जो है 96 है और सरप्लस हो गया, तो 12 मिलियन डॉलर से मजीद गैप इनका बढ़ गया है, तो ये ऑप्शन बी एज इन बॉल बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी देख लेते हैं। सी, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन, एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू वो कहता है फॉल हुई है। अव्वल तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल नहीं सक रहे हैं इनकी, बिकॉज हमारे पास प्राइसेस नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंस इन वैल्यू समझ आता है बात, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू फॉल होती तो डेफिसिट होता या सरप्लस कम होता, सरप्लस तो बड़ा है ना। इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, क्या बोल रहे हैं, हाँ, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अच्छा इसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। डेफिसिट था, मजीद डेफिसिट हुआ है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, मुझे बी अभी तक सही लग रही है। ट्रांसफर्स इनटू द कंट्री हैव इंक्रीज्ड, ट्रांसफर -24 से -44 हुई, मजीद डेफिसिट में गए हैं, डिक्रीज हुई है, तो इसलिए सी भी गलत है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन, नो, मजीद सरप्लस से डेफिसिट, डेफिसिट से मजीद डेफिसिट हुए हम, तो ओनली ऑप्शन बी। 84 से 96 वैल्यू हुई है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सर्विसेज, तो उसकी ऑप्शन ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ जस्ट फॉर द सेफ साइड। यस जी, 31, ओ 30th पे हैं हम, बी, 30th बी जी बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू 31। When is a deficit on current account of balance of payment likely to worsen? डेफिसिट है और मजीद होने का चांस क्यों है?
when a government adopts a deflationary macroeconomic policy. डिफ्लेशनरी पॉलिसी मींस जो डिफ्लेशन लाती है, एग्रीगेट डिमांड को गिराती है, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, मनी सप्लाई को कम करना, उससे तो मज़ीद इनकम्स कम होंगी, मज़ीद हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो डेफिसिट कम हो जाएगा। व्हेन अ गवर्नमेंट डी वैल्यूज द करेंसी, यस, इससे डेफिसिट बढ़ेगा, करेंसी डी वैल्यू हुई है। ये दोनों के लिए AS A2 के लिए क्वेश्चन, तो करेंसी डी वैल्यू हुई है, एक्सपोर्ट सस्ती इंपोर्ट्स महंगी, तो इससे डेफिसिट बढ़ेगा। बाकी भी देख लेते हैं। व्हेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इससे भी हो सकता है। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा बी गलत था क्योंकि वो एक्चुअली इंप्रूव करेगा। हाँ, ए और बी दोनों गलत थे। ए में हमने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की, ऑफ कोर्स इनकम्स कम इंपोर्ट्स कम, करेंसी डी वैल्यू की है, करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, तो बी भी गलत है, सी ठीक है। जो लाजमी रॉ मटेरियल्स आपने मंगवाने थे उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई, और क्योंकि वो लाजमी है मंगवाने, तो इंपोर्ट बिल आपका बढ़ जाएगा, इनलास्टिक डिमांड होगी। when tariffs are placed on imported goods, इससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, तो सी हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन, यस। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 32। आज काफी अच्छी स्पीड पे काम हो रहा है। A Japanese car manufacturer established a successful factory in France. जापान का कार मैन्युफैक्चरर था, उसने फ्रांस में एक फैक्ट्री लगाई। हाउ वुड दिस बी शोन इन द जापानीज बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये बेटे A2 का क्वेश्चन है सिर्फ, क्योंकि इसका पहला हिस्सा वो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है। जब जापानीज मल्टीनेशनल ने फ्रांस में फैक्ट्री लगाई, फाइनेंशियल अकाउंट में हम इसको डेबिट करेंगे, तो नेगेटिव एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन ए। ये अच्छा कहाँ पे हो रहा है? जापान के बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस, पैसा बाहर गया जापान से, ए करेक्ट है। और बाद में जब डिविडेंड या प्रॉफिट वापस भेजेंगे जापान वाले अपने मुल्क में, तो पॉजिटिव एंट्री इन द करंट अकाउंट, ऑप्शन ए। वही बात, मल्टीनेशनल बाहर गई, पैसा मुल्क से बाहर गया, फाइनेंशियल अकाउंट के डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के पहले सेक्शन में हमने डेबिट किया पैसा, फिर उसका प्रॉफिट हर साल आएगा, तो वो रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट में, जिसमें बार बार होने वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में प्रॉफिट के हेड के सामने। आई जस्ट वांट टू बी 100% श्योर टू चेक, यही सही है जी। सो लेट्स मूव ऑन टू 33। At a time when international demand for oil was high, Bolivia encouraged investment by foreign firms। ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। नंबर कंबाइंड क्लास जो पिछली थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5। नंबर 34, an economy with a fixed exchange rate experiences an increased deficit on the current account of balance of payment. What is most likely to increase as a consequence? है तो अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट A2 में चला गया, लेकिन अभी भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि इनके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के वो ना कम से कम नाम ले लेते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ पे इतना नहीं आ रहा। तो ये दोनों AS A2 का क्वेश्चन समझते हैं हम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, यानी गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को एक खास रेट पे सेट किया हुआ था, ऊपर नीचे नहीं जाने दे रहे। डेफिसिट करंट अकाउंट का बड़ा है, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस? पहले ही सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, इन्फ्लेशन गिरेगी, GDP गिरेगा, तो इस तरह करके। सो ऑप्शन डी एज इन डेविड, नेशनल आउटपुट गिरेगी। ए, एम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, डेफिसिट है, एक्स माइनस एम गिर रहा है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, GDP गिर रहा है। इंटरेस्ट रेट्स, अगर हमारे मुल्क में इनकम्स कम है तो डिमांड फॉर लोन्स कम है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट जारी बात है, पैसा मुल्क में कम आ रहा है, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कम पैसा। नेशनल आउटपुट, ऑप्शन डी सही है। जस्ट इन केस आई विल चेक 34B, एक सेकंड। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस, एक मिनट, पहले मैं 33 देख लूँ, मैंने कुछ आगे पीछे तो नहीं कर दिया। 33 का सी हम रिपीट किया था क्वेश्चन, इसलिए छोड़ देते हैं। D, interest rates. What is most likely to increase as a consequence? Oh, increase. Sorry, employment भी डिक्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज करेगी, नेशनल आउटपुट मैं खुद बोल रहा था, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज क्या होगा? लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स की वो बात कर रहा है, यानी हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, करंट अकाउंट डेफिसिट में गया, एग्रीगेट डिमांड गिरी, लोन्स की डिमांड भी गिरेगी, इंटरेस्ट रेट तो गिरना चाहिए, कैसे इंक्रीज करवा रहा है? लेट मी जस्ट सी द एक्सप्लेनेशन हियर। Whenever the deficit increases, exports fall and imports increase. This will lead to a fall in aggregate demand. Whenever AD falls, employment falls, national output falls, and investment falls. बिल्कुल ठीक है। This makes option A, C, and D incorrect.
Option B is correct option because the government will try to correct this by increasing the interest rate to boost demand and encourage foreign investment. ये तो इसने उल्टी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं शायद कि नहीं 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 किसी सूरत में भी ये आपका सही नहीं हो रहा। इनकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक गलत है। चलें इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेते हैं। Number 35. In July 2013, orders for durable US manufactured goods from computers to aircraft fell 7.3%. तो यूएस जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता था कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट उनकी डिमांड गिर गई। What might explain this change in trade and how would it uh, have affected the US balance of payment? ये मेरा बेटा AS A2 दोनों का है क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड है। सर्विसेज की और गुड्स की एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है ना, उनकी डिमांड गिरी है। रीजन फॉर चेंज क्या होती है, क्यों डिमांड गिरी? एन एक्सपेंशन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पॉसिबल है क्योंकि सप्लाई बढ़ी थी तो शायद प्राइसेस गिरी, उससे डिमांड बढ़ती, गलत हो गया, ए गलत है। बी एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट्स, उससे उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, फॉरेन मार्केट्स एक्सपैंड हो रही हैं, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे यूएस से। बी भी गलत। रिसेशन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के रिसेशन का ताल्लुक नहीं है। डी अ रिसेशन इन फॉरेन मार्केट्स, ये बात ठीक है। बाहर के कंट्रीज़ में जब रिसेशन आता है तो वो चीज़ें यूएस से कम लेंगे, उनकी इनकम्स गिरी हुई हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह महंगी चीज़ें हैं तो वो कम खरीदेंगे। डी एज इन डेविड, पहला हिस्सा ठीक, भी दूसरा हिस्सा रिड्यूस्ड इनफ्लो इन द करंट अकाउंट, यस गुड्स एंड सर्विसेज की इनफ्लोज कम हो जाएंगे रिकॉर्ड यूएस में बिकॉज उनकी डिमांड 7.3% गिर गई है। सो ऑप्शन डी, जस्ट चेकिंग फॉर द सेक ऑफ इट, यस। जी मेरा बेटा नंबर 36, अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए, लेट्स फिनिश इट। इज इट अ रिपीट क्वेश्चन? लेकिन नहीं, अगर रिपीट भी है दोबारा करते हैं, अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का। ये बेटे A2 का है, पर्टिकुलरली बिकॉज इसमें कैपिटल, फाइनेंशियल, करंट तीनों अकाउंट्स हैं। टेबल शोज आइटम फॉर द फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीज ABCD। Official financing including charges and reserves and excluded from the financial payment। उसने कहा जी वो जो रिजर्व्स की एंट्री वगैरह है और बैलेंस, वो जो बैलेंसिंग एंट्री एंड पे हम डालते हैं अगर सरप्लस या डेफिसिट उसको बराबर करने के लिए, तो वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ देखें किस कंट्री का ग्रेटेस्ट डिसइक्विलिब्रियम है। अब यहाँ बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं, जहाँ बड़ा डेफिसिट होना, जैसे ऑप्शन बी है, उसको सही कर देते हैं कि भाई तीनों डेफिसिट में है, 32, 5, 37, तो 74 डेफिसिट है, तो ये हाईएस्ट डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम कैन बी सरप्लस और डेफिसिट। सो ऑप्शन डी एज इन डेविड करेक्ट है। 44 करंट अकाउंट सरप्लस था, 12 कैपिटल अकाउंट और 25 सरप्लस था फाइनेंशियल में, मिल मिला के ये 81 बन रहे हैं, जो 74 डेफिसिट से ज़्यादा है ऑप्शन बी से। सो डी करेक्ट है। मैं जल्दी से आपको इसकी कैलकुलेशन अगर हुई हुई तो दिखा दूँ। यस हुई हुई है, देखो बी करेक्ट है। मैक्सिमम डेफिसिट 81 है, बी में सरप्लस 81 है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम है, सरप्लस या डेफिसिट, उन्होंने भी शायद कुछ लिखा हुआ होगा। यस, डिसइक्विलिब्रियम इन बोथ सरप्लस और डेफिसिट। डिसइक्विलिब्रियम इज बोथ सरप्लस और डेफिसिट। मोस्ट स्टूडेंट थिंक इट्स जस्ट अ डेफिसिट व्हिच इज डिसइक्विलिब्रियम, नहीं, सरप्लस भी। इक्विलिब्रियम मींस जब बराबर है एक्सपोर्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर जीरो है तीनों अकाउंट्स का, तो सरप्लस में भी डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी 81 सरप्लस जो है वो सही ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है जी, टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड बिटवीन सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड ड्यूरिंग 2001, the first year after they signed a free trade agreement. The values are given both in Singapore dollars and New Zealand dollars. What can be concluded from the table? उसने क्या दिया है जी, सिंगापुर एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड पहले 508 मिलियन डॉलर थी, सॉरी 508 मिलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड करेंसी में 618 मिलियन डॉलर हैं। सिंगापुर इम्पोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड 331 मिलियन सिंगापुर करेंसी में और 403 न्यूजीलैंड करेंसी में। सो बेसिकली सिंगापुर का सरप्लस है, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा अमाउंट की कर रहा है, और लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2000 +20 और इम्पोर्ट्स -17, तो इनका सरप्लस है। सो ऑप्शन सी, सिंगापुर हैड अ ट्रेड सरप्लस विद न्यूजीलैंड इन 2001, 100% सही बात है। लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। ए, न्यूजीलैंड गेन मोर देन सिंगापुर फ्रॉम द ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड का तो डेफिसिट बढ़ गया है, तो नहीं, ये बात तो गलत है।
न्यूजीलैंड ट्रेड पोजीशन विद सिंगापुर इम्प्रूव्ड इन 2001, नहीं उनका डेफिसिट हुआ है। द एक्सचेंज रेट इन 2001 was approximately 1 न्यूजीलैंड डॉलर टू 1 सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर अब इसको कैसे निकालेंगे जी, इसका एक्सचेंज रेट 618 न्यूजीलैंड डॉलर, 1 इज इक्वल टू 1.2 ना। तो लेट्स सी, 618 ओवर 508, नहीं 102 1.2 नहीं है, उससे फर्क है। सो डी भी गलत है और सी ऑप्शन आपकी 100% सही है। जी हो गया जी। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 38। टेबल शोज आइटम ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। ये मेरा बेटा AS A2 दोनों के लिए है। उसने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पहले दो इससे, और नेट ट्रांसफर्स मीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स का टोटल उसने दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। अब देखो बेटे, हम एक एक करके हर सेक्शन को सॉल्व करते हैं। पहला सेक्शन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 143 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं और इंपोर्ट हुई है 156 मिलियन की, तो -13 यानी यहाँ पे 13 मिलियन का डेफिसिट है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दूसरा सेक्शन, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 75 की एक्सपोर्ट्स हैं, 72 की इंपोर्ट्स हैं, 3 मिलियन यहाँ सरप्लस। पहला 13 मिलियन डेफिसिट, दूसरा हिस्सा 3 मिलियन सरप्लस। तो अब सरप्लस डेफिसिट जो है वो कम होके 10 पे आ गया। नेट ट्रांसफर्स 5 मिलियन सरप्लस, तो जो 10 मिलियन डेफिसिट था वो 5 मिलियन का रह गया, ऑप्शन ए। आई होप इन्होंने कैलकुलेशन की हो तो मैं आपको वो दिखा, यस हो ये देखो। बैलेंस ऑफ गुड्स 143 माइनस 156, और वो 75 माइनस 72, बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस 5 मिलियन डेफिसिट। इन्हें ज़रा अलग अलग करके, ये -13, ये +3, ये +5, तो -13 +8, 5 मिलियन का डेफिसिट रह गया। हर सेक्शन का इस तरह करके आपने अलग अलग करना है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार वो क्या करता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वाला दे के एंड वो लिखता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज एंड गुड्स, तो फिर आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी है। उसने बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज एंड गुड्स दे दिया है, ये बात याद रखिएगा। जैसे नेट ट्रांसफर्स एक बैलेंस दो अकाउंट्स का मिला के दे दिया ना करंट अकाउंट के, तो अगर वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज एंड गुड्स दे देता तो वो इसका मतलब था ऑलरेडी उसने बना के कर दिया है, यानी 13 वो डेफिसिट और 3 वो सरप्लस, तो 10 मिलियन डेफिसिट नीचे लिख देता वो, तो वो जो है सीधा उसको लेते, आपको बाकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। नंबर 39, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये साफ साफ AS और A2 दोनों का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली AS वालों को वो मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ नहीं है, तो ये शायद मेनली A2 में आए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यस हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट के ट्रेड इन सर्विसेज सेक्शन में। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स, यस हम प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में जो इंटरेस्ट जा रहा है बाहर उसको डेबिट करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यस करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में इसको करंट अपना क्रेडिट करेंगे। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, ये होता है मेरा बेटा कैपिटल अकाउंट में, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं, यस लिखा हुआ है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। चार हिस्से हैं, एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट, दिस गोज इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये डिबेटेबल है, अगर ओनरशिप चेंज हुई थी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और नहीं चेंज हुई थी तो फाइनेंशियल में जाएगा। खैर इसकी फिक्र ना करें, करंट अकाउंट में ये नहीं आएगा जी। ऑलमोस्ट फिनिश, चार क्वेश्चंस रह गए। 41, a British citizen buys a house in the US which he rents to American citizens in order to receive an income for herself। अब दो काम हुए, ब्रिटिश सिटीजन ने अमेरिका में एक घर खरीदा, पहली चीज। ये A2 का सिर्फ क्वेश्चन है, इनिशियल ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, एक ओनरशिप चेंज हुई है कैपिटल अकाउंट में, एज एन इम्पोर्ट रिकॉर्ड होगा क्योंकि पैसा बाहर गया घर खरीदने के लिए ब्रिटिश सिटीजन का, हमने डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। जब उसका रेंट आएगा करंट अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में एज अ क्रेडिट, तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट मीन्स पैसा मुल्क में आ रहा है। बी ऑप्शन बॉल ठीक है। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम हो, बहुत आसान है। घर खरीदा, पैसा बाहर गया, ओनरशिप चेंज हुई, लेकिन करंट अकाउंट में नहीं, वो कैपिटल अकाउंट में एज एन इम्पोर्ट यानी आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा, और जब उसका रेंट आएगा तो करंट अकाउंट में प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में क्रेडिट होगा, एक्सपोर्ट के तौर पर ट्रीट होगा। 42, a country with a balance of trade deficit raises interest rate। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में से मैं इसको देख लूँ नंबर 41 को जस्ट इन केस। 41 किधर है, हाँ 41 था, 41 ये बी था जी। व्हाट हैपेंड हियर जी। अब 42, a country with a balance of trade deficit raises interest rate।
इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसका डेफिसिट था, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। हाउ माइट दिस हेल्प इन शॉर्ट रन? बाहर से हॉट मनी आ जाएगी, शायद यही वजह। बाय इंक्रीजिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और चीज़ होती है, हॉट मनी फ्लो बैंक्स में वो और चीज़ होती है, तो ए नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो कम आएगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा। बाय लोअरिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, नहीं, एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा क्योंकि हमारे मुल्क में हॉट मनी आएगी। बाय रेजिंग द लेवल ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी। बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड, डी एज इन डेविड, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई ताकि लोग बोरो करके इंपोर्ट्स ना कर सकें और हमारा डेफिसिट कम हो। बड़ी बुरी सी ये पॉलिसी है, लेकिन कंट्रीज समटाइम्स यूज इट। सो 42 बी, यस करेक्ट। तो अब लास्ट टू क्वेश्चंस रह गए। 43G. Primary income and secondary incomes are components of current account of balance of payment. What do these represent? ये AS का और A2 का दोनों का है। प्राइमरी इनकम में हम इनकम फ्लोज रिकॉर्ड करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। और सेकेंडरी इनकम में हम करंट ट्रांसफर रिकॉर्ड करते हैं जो अनअर्नड इनकम्स होती हैं, मसलन एड, चैरिटी, गिफ्ट्स ऑफ कैश, स्टूडेंट बाहर पढ़ने गया, उसको उसके फादर ने कुछ पैसा भेज दिया, ये चीज़ें अनअर्नड इनकम्स। सो हैज़ टू बी इन सी, इनकम फ्लोज, करंट ट्रांसफर्स यानी अनअर्नड इनकम्स। तो एहतियातन इसको भी देख लेते हैं। 43 सी बिल्कुल ठीक है। Let's move on to 44 and finish the topic. A foreign government pays a UK university to educate its students. How would this be recorded on the balance of payment current account of UK? फॉरेन गवर्नमेंट ने पे किया है यूके यूनिवर्सिटी को कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ सकें, तो यूके में कैसे रिकॉर्ड होगा? इनफ्लो होगी करंट अकाउंट के ट्रेड इन सर्विसेज में, ऑप्शन सी। ट्रेड इन सर्विसेज, एक एक्सपोर्ट की थी यूनिवर्सिटी की सर्विसेज आपने एजुकेशन की, और उसके बदले में पैसा इनफ्लो हुआ। सो दैट्स इट, लेट मी फिनिश द रिकॉर्ड।